गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 20 में बात कर रहे थे, कल हमने जो बात की थी मेन सोर्स ऑफ बायो एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ बायो एनर्जी की बात की थी। ठीक है, कि मुख्य स्रोत कौन से हैं बायो एनर्जी के, बात करेंगे, विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले जैव भार का वर्णन करेंगे। जैव भार, बायोमास। और आज की वीडियो में जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो रहेगा फायरवुड अर्थात जलाऊ काष्ठ। ओके, उससे पहले आपको बता देता हूँ, आपके जो मासिक टेस्ट रखा गया अगस्त मासिक टेस्ट, वो आपका जीव विज्ञान का 8 तारीख को है। 10% दूंगा मैं, 10 नंबर के होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, वो थ्योरिकल होंगे। आपको लिखना पड़ेगा उनके अंदर, कॉपी अपनी सबमिट करनी है। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम हमारे इस टॉपिक में आगे चलते हैं, किसमें, जैव भार में। वैसे मैंने जैव भार की आपको परिभाषा बताई थी कि वे सभी पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। किससे निर्मित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव भार कहलाते हैं। ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो कुल सौर ऊर्जा का, पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का 0.2% जो प्रकाश संश्लेषित पौधों द्वारा किसमें, जैव भार में संचित होता है। किसमें संचित होता है? जैव भार में संचित होता है। क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है, तो कुल सौर ऊर्जा का लगभग 0.2% प्रकाश संश्लेषित पौधों द्वारा, किसके द्वारा? जो पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके द्वारा जैव भार के रूप में संचित होता है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जैव भार जो होता है वो नवीकरणीय या नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत होता है। क्या होता है? नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत जो है वो होता है, अर्थात जिसका पुनर्निर्माण जो है वो संभव होता है। 18% इनकी हमने बात की थी, जिसमें हम जैव ऊर्जा पढ़ रहे हैं। जैव भार की अगर और बात करें तो इसमें वे सभी जीवित पदार्थ भी शामिल किए जाते हैं। कौन से? वे सभी जीवित पदार्थ भी शामिल किए जाते हैं तथा उनके अपशिष्ट भी शामिल किए जाते हैं, जो ऊर्जा प्राप्ति के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के क्या होते हैं? जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, कि उदाहरण के तौर पर बात करें, ऐसे कौन से जीवित पदार्थ हैं जिनके द्वारा जो जैव भार में उनको क्या है, शामिल किया जाता है, बायोमास में उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ऐसे कौन से हैं? तो देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, 1 नंबर पे आप ले सकते हो जो लिग्नोसेल्यूलोज है, ये पदार्थ है लिग्नोसेल्यूलोज जो है, ठीक है ना, युक्त पादप, जिन पादपों के अंदर लिग्नोसेल्यूलोज पाया जाता है। बात आती है ऐसे पादप कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे पादप आपको मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे नीलगिरी है, क्या है? नीलगिरी है। नीलगिरी के अलावा अगर हम बात करें तो चीड़ है, चीड़ का पादप आपने सुना होगा, ठीक है। लयूसीना है, लयूसीना है। इसके अलावा मक्का है, गन्ना है, चुकंदर है, ठीक है। ये सब लिग्नोसेल्यूलोज से युक्त पदार्थ होते हैं, जो क्या है, जैव भार के रूप में इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जैव भार के रूप में इनको क्या है, गिना जाता है। इसके बाद में 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर की अगर बात करें तो जलीय पादप, और जलीय पादप आपको मैंने कक्षा 11 में भी बताया था, वाटर लिली बताया था, वाटर लिली,
ठीक है ना, टेरर ऑफ बंगाल अर्थात जलकुंभी, क्या बोलते हैं इसको, जलकुंभी, बंगाल का आतंक भी इसको क्या है कहा जाता है। तो ये भी जैवभार के रूप में आप गिन सकते हो। 3 नंबर बात करें तो अपशिष्ट पदार्थ, अगर बात करें अपशिष्ट पदार्थों की, तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो देखिए आप। अपशिष्ट पदार्थों में अगर हम बात करें, खाद है, कूड़ा करकट है, खाद है, कूड़ा करकट है, काष्ठ है, फसलों के अवशेष हैं, ठीक है, क्या है, फसलों के अवशेष हैं, इसके अलावा बचे हुए भाग, गुड़, नारियल के रेशे, महुआ, पत्ती, गोबर आदि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं, जो क्या हैं जैवभार के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, जैवभार के अंदर। अर्थात हम जैवभार उनको बोल सकते हैं जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, जैवभार बोल सकते हैं। यह आपके प्यारे बच्चों जैवभार था। इसके बाद अगर हम बात करें 2 नंबर, वो क्या था, जलाऊ काष्ठ। 2 नंबर क्या था, जलाऊ काष्ठ, इंग्लिश में फायरवुड। जलाऊ काष्ठ, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा एक बार समझते ही। काष्ठ क्या होती है, देखिए काष्ठ की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का सामान्य प्रकार का ईंधन है, सामान्य प्रकार का क्या है, ईंधन है। अब जो हम घर पे लकड़ियाँ रखते हैं, जिनको जलाते हैं, खाना पकाते हैं और अन्य काम लेते हैं, वो काष्ठ ही है, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो मानव जो है इसको बहुत प्राचीन समय से, सदियों से इसका उपयोग जो है वो ईंधन, ईंधन का मतलब जलाने के रूप में, किसके रूप में, ईंधन के रूप में करता है। और आपको बता देता हूँ, भारत के अंदर 50% से अधिक जनसंख्या, 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो इसको ईंधन के रूप में, किसके रूप में, ईंधन व लघु उद्योग व घरेलू कार्यों के अंदर काम में लेती हैं। लघु उद्योग व घरेलू कार्यों में इसको क्या लेती हैं, काम लेती हैं, ठीक है। 50% से अधिक जनसंख्या, ध्यान से समझना इसको, कितने, 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो इसको इस प्रकार से काम में लेती है। हमारे देश में मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो वन विनाश है, वनों का विनाश हो रहा है, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण है, उसका प्रमुख कारण यही है, उसका मुख्य कारण है क्या है, इनसे काष्ठ प्राप्त करना और उस काष्ठ को ईंधन के रूप में क्या लेना, काम लेना, जिससे जंगलों का तो विनाश हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम कुछ काष्ठ ईंधन की विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि काष्ठ ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। काष्ठ ईंधन की विशेषताएं, काष्ठ ईंधन की विशेषताएं, देखो प्यारे बच्चों, काष्ठ ईंधन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली तो विशेषता ये है, ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्या है, हमें आसानी से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और इसे इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है। हमें अगर मान लीजिए हमारे फील्ड या फार्म या खेत से लकड़ियाँ लानी हो तो हमें कोई अलग से इसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती है। तो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसका पुनर्भरण व नवीकरण जो है वो होता रहता है, पुनर्भरण एवं जो नवीनीकरण है वो होता रहता है, वो क्या है, होता रहता है, ओके। इसके अलावा बात करें 3 नंबर की,
तो शुद्ध काष्ठ का 99% भाग है वो ज्वलनीय होता है। अगर प्योर वुड हो ना तो उसका 99% भाग ज्वलनीय होता है। क्या होता है? ज्वलनीय होता है। समझ गए? मतलब जलता है। 4 नंबर बात यह है, अनेक पादप जातियों का उपयोग जो है वो काष्ठ के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो घरेलू उपयोग व लघु उद्योगों में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई जो आप आसानी से लिख सकते हो, आसानी से प्राप्त हो सकती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पुनर्भ्रमण व नवीनीकरण होता रहता है। शुद्ध काष्ठ 99% ज्वलनीय होती है, जलती है, घरेलू उपयोग व लघु उद्योग में काम में इसको लिया जाता है। अब अगर हम बात करें उत्तम ईंधन काष्ठ में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि उत्तम ईंधन कौन सी होती है। उत्तम ईंधन के गुण जो उसके लिए जरूरी हैं, उत्तम ईंधन के मतलब बढ़िया क्वालिटी का ईंधन जो होता है उसके गुण क्या होंगे। ईंधन काष्ठ, इसके काष्ठ के गुण। पहली बात देखिए, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये है कि उच्च दहन क्षमता होनी चाहिए। उच्च क्या होनी चाहिए? दहन क्षमता होनी चाहिए। उच्च दहन क्षमता का मतलब क्या है? मतलब उसके अंदर जलने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। 2 नंबर, जलाने पर उच्च कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। जलाने पर उच्च कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। उच्च कैलोरी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? प्राप्त होनी चाहिए। 3 नंबर, जब हम उसको जलाएं, क्या करें? जलाएं तो वो न तो फटे, मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, और न ही टुकड़ों में खंडित हो। जैसे मान लीजिए हमने एक 5 मीटर लंबा टुकड़ा काष्ठ का अगर जला रहे हैं तो वो न तो कटे फटे कहीं से भी और न ही टुकड़ों में क्या हो? खंडित हो, तब हम उसे उत्तम ईंधन काष्ठ के रूप में गिनेंगे। 4 नंबर अगर बात करें तो नमी व रेंजिन की मात्रा उनके अंदर कम होनी चाहिए। किसकी? नमी व रेंजिन की मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें तो वो जल्दी से सुखाया जा सके। क्यों होनी चाहिए कम? कि जल्दी से उसको क्या किया जाए? सुखाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा मेन इम्पोर्टेंट बात जो है, जलने पर कम धुआं देना चाहिए। जलने पर क्या देना चाहिए? कम धुआं देना चाहिए। साथ में दुर्गंध, धुएं से कोई भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। धुएं से क्या नहीं आनी चाहिए? दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये उत्तम ईंधन काष्ठ के कुछ गुण हैं। अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। उत्तम ईंधन काष्ठ के कुछ प्रमुख पादपों की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपके नोट्स के अंदर लिख दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला आपके है बबूल देसी या देसी बबूल बोल सकते हो। इनके मैंने वानस्पतिक नाम भी लिखे हैं। तो बबूल देसी का वैज्ञानिक नाम, देखो प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तम ईंधन काष्ठ के कोई 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम बताइए। तो बबूल देसी वैज्ञानिक नाम नहीं है, ये हिंदी नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है अकेसिया निलोटिका। क्या होता है? अकेसिया निलोटिका। इसी प्रकार कुमटा है, अकेसिया सनीगल। अंग्रेजी बबूल है, क्या है? ये उत्तम काष्ठ है, उत्तम ईंधन की काष्ठ। अंग्रेजी बबूल है तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसी प्रकार खेजड़ी ले सकते हो आप। खेजड़ी का सभी को पता है, 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस साइनेरिया भी बोलते हैं, साइनेरिया। ठीक है। आम का तो आप पढ़ते आ रहे हो, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके 12 उदाहरण दिए हुए हैं। इसके अलावा सीरस, एल्बिजिया लेविकी, जामुन साइजीजियम क्यूमिनाई, खेजड़ी प्रोसोपिस साइनेरिया, अर्डू या महानीम, एइलेंथस एक्सेलेसा, आम मेंजीफेरा इंडिका, सलाई या लुबान, बासविलिसिया सिरेटा थोकड़ा, एनोजिसस पेंडुला और रोज एकेसिया ल्यूकोफ्लोइया। तो ये इनके कुछ वैज्ञानिक नाम हैं जो उत्तम ईंधन काष्ठ के उदाहरण हैं।
उत्तम ईंधन काष्ठ के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने जैव भार की बात की और किसकी, जलाऊ काष्ठ की बात की। कल हम गोबर एवं गोबर गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गोबर और गोबर एवं गोबर गैस की बात जो है वो करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।